नमस्कार साथियों, हम ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक में से कुछ आयाम, कुछ फैक्ट देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम एवं कॉलेज व्याख्याता के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ध्यान अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि समाजवाद क्या है और बाद में साम्यवाद क्या है। कार्ल मार्क्स ने भी अपने सिद्धांतों के अंदर समाजवाद के बारे में कहा था और साम्यवाद के बारे में कहा था। तो जो कुछ ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक में दे रखा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और हम अलग से जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, हालांकि मेरा वीडियो है कार्ल मार्क्स का पहले यूट्यूब चैनल राजश्री एजुकेशन पे, वहाँ पे से आप दे सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने अवस्था दी कार्ल मार्क्स ने। तो समाजवाद क्या है आपके हिसाब से? समाजवाद क्या है? समाजवाद वो चीज़ है जिस पर समाज का बहुत बड़े समाज का अधिकार, उत्पादन की जो चीज़ें होती है, जो उद्योग है, जो धंधे हैं, उनके ऊपर सार्वजनिक रूप से समाज का अधिकार हो। सरकार तो केवल नीति नियम बनाए, यही क्या होता है? समाजवाद होता है। और समाजवाद क्या है? पूंजीपति वर्ग का जो खुली अर्थव्यवस्था है उसका विरोध करता है, ये होता है समाजवाद। फिर भी अपन देखते हैं कि आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार समाज में, यानी कि हम ये कहें कि ऐसी राजनीति या ऐसा समाज या आर्थिक व्यवस्था में ऐसे नीति नियम बने जिसके कारण उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, वो वाली बात। तो देखिए कि आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार समाज में, अब समाज में क्या है? समाज में उत्पादन की प्रक्रिया, वितरण की प्रक्रिया और विनिमय की प्रक्रिया, यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, उत्पादन, वितरण और विनिमय की जो प्रक्रिया है वो इनके ऊपर सार्वजनिक स्वामित्व, पब्लिक ओनरशिप तथा नियंत्रण, कंट्रोल हो, यानी कि सार्वजनिक रूप से उस पर स्वामित्व हो, सार्वजनिक रूप से नियंत्रण हो। ऐसी नीतियां स्थापित करनी चाहिए। किसको? आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं, हम ये कहेंगे कि सरकार को ऐसे काम करने चाहिए ताकि सार्वजनिक रूप से उत्पादन, वितरण और विनिमय के ऊपर क्या है? लोगों का आधिपत्य हो, अधिकार हो। तथा सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिसके कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और परिश्रम के अनुसार उसे समुचित अवसर मिल सके। मैं कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहा हूँ समाज के लिए, तो उससे मेरा भी परिश्रम मुझे मिल सके, उचित अवसर मुझे मिल सके, मेरी एबिलिटी के अनुसार मैं भी उसमें कमा सकूं और उस उद्योगों से, उस कंपनियों से जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी अपना आजीविका चला सके। तो सरकार को ऐसे नीति नियम बनाए ताकि उद्योग धंधों के ऊपर जो मालिकाधिकार तो होता ही है, मालिक के साथ साथ जो मजदूर वर्ग है वो भी ये सोचे कि मेरा भी इस कंपनी के ऊपर, इस उद्योग के ऊपर, इसके उत्पादन पर, इसके वितरण पर और इस विनिमय पर मेरा भी स्वामित्व है, मेरा भी अधिकार है। उसी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट और पैसा, उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा समाजवाद कहना चाहता है। अब देखिए, ये जो समाजवाद है हमेशा पूंजीपतिवाद का विरोध करता है, यानी पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद क्या है? कि जो खुला समाज होता है जिसके अंदर जितना जो कमाएगा वो उसका रहेगा, ये खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का क्या है? हस्तक्षेप नहीं होता है, अहस्तक्षेप होता है। उदारवाद यही कहता है। तो खुली अर्थव्यवस्था, समाजवाद खुली अर्थव्यवस्था का विरोध करता है कि खुली अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर खुली अर्थव्यवस्था कर देंगे तो जो लोग जितना कमाएगा उतना ही रहेगा, वहाँ किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। समाजवाद के अंदर इस खुली अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का, यानी कि जो नीति निर्माण बनाते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में जो नीति निर्माण बनाते हैं, यानी कि सरकार, अपन ये कहेंगे तो सरकार का इस खुली अर्थव्यवस्था के ऊपर, इस मार्केट के ऊपर, इस उपनिवेश पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और ठीक है, और नियंत्रण के साथ ऐसा नहीं कि सरकार का ही हो, सरकार को तो केवल नीति नियम बनाने चाहिए, नियंत्रण और स्वामित्व तो एक बहुत बड़े समाज का होना चाहिए। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। और इसी समाजवाद के अंदर सभी लोग अपनी क्षमता
के अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो समाजवाद है हमेशा पूंजीपति वर्ग का विरोध करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, खुली अर्थव्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता है और जो पूंजीपति वर्ग है वो हस्तक्षेप की नीति चाहते हैं, जबकि समाजवाद चाहता है कि सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ नियंत्रण सकारात्मक रूप से हो सके। तो ऐसा ये है समाजवाद। देखिए ये एक समाजवाद है और इस समाज के वाद के अंदर जो जितने भी रहने वाले लोग हैं, इन लोगों के द्वारा ही उत्पादन के ऊपर, वितरण के ऊपर और विनिमय के ऊपर क्या हो जाए, नियंत्रण हो, स्वामित्व हो। ऐसा यदि मान लीजिए न हो तो भी राजनीति यानी सरकार को नियंत्रण करने की नीतियां बनानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, वही क्या है, समाजवाद है। हमने देखा है कि समाजवाद क्या है, ठीक है। तो समाजवाद के बाद में अगला पॉइंट है विकासात्मक समाजवाद। आपसे मिलान करने में पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी समाज के समर्थक कौन, विकासात्मक समाजवाद के समर्थक कौन है, ठीक है। तो इस तरह से तो विकासात्मक समाजवाद क्या है, जो लोकतंत्रीय रूप से समाजवाद चाहते हैं। अभी हमने बात की थी कि समाजवाद क्या है, कि जो जिसमें आर्थिक रूप से और राजनीतिक सिद्धांत जहाँ पे नीति निर्माण बनते हैं उसके अकॉर्डिंग उत्पादन के ऊपर, विनिमय के ऊपर, ठीक है, और वितरण के ऊपर समाज का स्वामित्व हो, ऐसे नीति नियम बनाए हुआ है समाजवाद है। तो जो समाजवाद है एक्चुअल रूप में उसी को अपन विकासात्मक समाजवाद कहते हैं। तो विकासात्मक समाज वाले जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि लोकतंत्रीय रूप से, अर्थात सरकार जो कानून नियम बनाए, कानून जो नीति निर्माण बनाए और उसके अकॉर्डिंग जो समाज का विकास होता है, जो समाज बनता है, उसको विकासात्मक समाज कहते हैं। अभी हमने बात की कि ये जो समाज है एक पूंजीपति वर्ग होता है। तो पूंजीपति वर्ग जो होता है ना वो खुली अर्थव्यवस्था को चाहता है, खुली अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीपति ये चाहते हैं कि हस्तक्षेप हो, सरकार का हमारा नियंत्रण नहीं हो, ठीक है। तो विकासात्मक समाजवाद ये चाहता है कि यहाँ पे ये जो खुली अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीपति व्यवस्था है, यहाँ पर जो खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर सरकार का अर्थात लोकतंत्र के जो नीति निर्माण बनती है उसका यहाँ पर सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से इन लोगों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे कि टैक्स लगता है, जितना अपन कमाएंगे उसका कुछ टैक्स लगता है, और फिर भी टैक्स देने के बाद में भी हम सरकार की जो नीतियां हैं, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। वही क्या है, विकासात्मक समाजवाद है। तो विकासात्मक समाज लोकतंत्रीय रूप से समाजवाद चाहते हैं कि लोकतंत्रीय रूप से समाजवाद बने। अब विकासात्मक समाज के समर्थक कौन कौन से हैं, तो ये परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, एडुआर्ड बर्नस्टाइन, सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, बर्नार्ड शॉ, सिडनी ओलिवियर, ग्राहम वालास, जीडीएच कोल, जॉर्ज ओवेल, ये सब विकासात्मक समाज के समर्थक है। एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया भी था कि विकासात्मक समाज का मिलान कीजिए, 2-3 समाज थे तो विकासात्मक समाज को मिलान कीजिए, तो ये जीडीएच कोल ऑप्शन में था, तो जीडीएच कोल को मिलाना था। तो जीडीएच कोल के अलावा जॉर्ज ओवेल है, ग्राहम वालास है, सिडनी ओलिवियर है, बर्नार्ड शॉ है, ब्रिटिश वेब है, सिडनी वेब है, 2 वेब है, एडुआर्ड बर्नार्ड है। तो ये सब विकासात्मक समाज के क्या है, समर्थक है। समाजवाद के बाद में हम बात करेंगे क्रांतिकारी समाज, ठीक है। और क्रांतिकारी समाजवाद का संबंध है मार्क्सवादियों से, यानी कि मार्क्स की जो विचारधारा थी वो थी क्रांतिकारी समाजवाद की, क्रांतिकारी करके समाजवाद को बदलेंगे। तो क्रांति करके समाजवाद की स्थिति आएगी, उसके बाद में साम्यवाद की स्थिति आएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो जो क्रांतिकारी समाजवाद का मतलब है कि यह जो धारणा है वो मार्क्सवादियों की देन है, मार्क्सवादियों से जुड़ी हुई है, आप जरूर याद रखिए इसको, ठीक है। अब इस क्रांतिकारी समाजवाद का मुख्य जनक तो कौन है, कार्ल मार्क्स ही है। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को फिर आगे बढ़ाने वाले भी सब लोग मार्क्सवादी हो गए। तो हमें याद रखना है कि क्रांतिकारी समाजवाद का जनक तो कार्ल मार्क्स ही है, ये मालूम है। इसके अलावा क्रांतिकारी समाजवाद के जो समर्थक है तो ये जरूर याद रखिए आप, कार्ल मार्क्स तो हो गया,
फ्रेडरिक एंगल्स, V.I. लेनिन, एजा लक्जेमबर्ग, माओ से तुंग। ये 1 2 3 4 5 जो व्यक्ति है ये क्रांतिकारी समाजवाद से संबंधित रखते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो मार्क्सवादी है इनका कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले कालक्रम क्या आएगा, कार्ल मार्क्स ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो समय भी दे रखा है मैंने, उसके बाद में ए आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर लें कि यहाँ माँ ले लो, फिर ए ले लो, यानी कि एंगल्स, ठीक है। तो माँ एंगल्स, फिर ले लो, माँ ए ले, फिर ले लो वापिस, माँ ए लेल, और फिर माँ। इस तरह से आप याद कर सकते हो, माँ लेल माँ, ठीक है। तो ये आपके याद हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ऐसा विद्वान था जिसने हमेशा पूंजीपति वर्ग का अर्थात बुर्जुआ वर्ग का क्या किया, विरोध किया। वह हमेशा मजदूर वर्ग को, जो कामगार वर्ग है, उनको हमेशा लोगों की जो मिथ्या चेतना थी, लोगों की मिथ्या चेतना अर्थात मिथ्या चेतना किसकी, जो बुर्जुआ वर्ग था, जो पूंजीपति था, पूंजीवती जो वर्ग था, उसकी जो मिथ्या चेतना थी मजदूर वर्ग के प्रति कि हाँ आपका पैसा बढ़ा देंगे, आपको दिवाली का बोनस दे देंगे, आपके बाल बच्चों को भी नौकरी दे देंगे, यदि आपके कुछ हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नौकरी दे देंगे। मतलब पैसा नहीं बढ़ाना और मिथ्या चेतना में उसे काम करवाना, ऐसी जो व्यवस्था थी लोगों की, वो मिथ्या चेतना थी। तो मिथ्या चेतना की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी लोगों को समझाने के लिए, मजदूर वर्ग को समझाने के लिए। वो ये कहते हैं कि आपकी कमाई से ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये जो बुर्जुआ वर्ग है, और अत्यधिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहा है। आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, और तुम मजदूर वर्ग आर्थिक रूप से क्या हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो। आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो ये है। अब कार्ल मार्क्स अपने विचारों में देते हैं कि मजदूर वर्ग को ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग तुम क्रांति कर लो, किसके खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कीजिए, और क्रांति करके आपका अधिकार इस उद्योगों के ऊपर, इन कंपनियों के ऊपर हो जाएगा, आपका स्वामित्व हो जाएगा। तो सर्वाधिकार का अधिकार हो जाएगा, कामगार का अधिकार हो जाएगा, मजदूर वर्ग का यहाँ पर अधिकार हो जाएगा। तब उस स्थिति को लोगों ने क्रांतिकारी समाजवाद का नाम दिया, क्रांतिकारी समाजवाद का नाम दिया कि क्रांति करके जो समाजवाद का निर्माण हुआ है, क्रांति करके वो क्रांतिकारी समाजवाद हुआ, वो भी मैंने बताया था। तो इस समाजवाद को कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारी नहीं कहा, लोगों ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने तो केवल इस समाज को क्या कहा था, समाजवादी ही कहा था, कि ऐसा समाज जो क्रांति के माध्यम से जो बनता है, जहाँ पर सभी लोग, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, पूंजीपति वर्ग नहीं है, न कोई मजदूर वर्ग है, सभी सामान्य लोग हैं, सभी लोग आराम से रहते हैं, ऐसा वर्ग की उसने कल्पना की थी। तो ये होता है समाजवाद। जब मजदूर वर्ग क्रांति करके पूंजीपति वर्ग के ऊपर क्रांति करेंगे, बुर्जुआ वर्ग के ऊपर क्रांति करेंगे, ये जब हट जाएंगे तो सभी लोगों का एकाधिकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस स्थिति को ऊपर क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। तो इसमें क्या होता था, अब वो क्रांति क्यों करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब बुर्जुआ वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, तो उस स्थिति में क्या था कि स्वामी और दास थे, जमींदार और किसान थे, पूंजीपति और कामगार थे। तो दास को, किसान को और कामगार को ये कहता है कि तुम इन लोगों के खिलाफ, स्वामी के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ क्रांति करो, ठीक है, इनकी बगावत करो, ताकि आपका भी यहाँ पर कुछ अधिकार हो सके, आपका भी स्वामित्व हो सके। इस प्रकार से एक क्रांतिकारी समाजवाद का निर्माण होता है, जिसको समाजवाद का नाम देते हैं। तो इस समाजवाद के अंदर कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इस समाजवाद के अंदर होगा कि निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी, लोगों के पास ज़्यादा नहीं होगी, वर्ग भेद मिट जाएगा। कौन सा वर्ग भेद, ये वाला, स्वामी दास, जमींदार किसान, पूंजीपति और कामगार वाला, ये वाला। सभी पुरानी मान्यताएं समाप्त हो जाएगी और संस्थाएं समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और राज्य भी लुप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य भी क्या है, एक संस्था ही तो होती है। इस तरह से
इस समाजवाद के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे यहाँ पर ऐसी स्थिति में, क्योंकि सभी न तो कोई पूंजीपति न कोई मजदूर वर्ग, सब सामान्य रहेंगे, तो सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। मार्क्स के अनुसार यह समाजवाद उन्नत अवस्था यानी कि साम्यवादी अवस्था आएगी, यानी कि इस समाजवाद के बाद में भी एक उन्नत अवस्था आएगी जिसको साम्यवादी अवस्था कहते हैं। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग समाजवाद और मार्क्स के अकॉर्डिंग साम्यवादी, वहाँ पर दो कथन, दो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग जो समाजवाद की अवस्था आएगी और साम्यवाद की अवस्था आएगी, उसमें वितरण का नियम है। समाज के अंदर जो चीज़ें हैं, समाज के अंदर जो मेटेरियलिज्म है, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, जो भौतिकवाद है, उसका वितरण कैसे किया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद था, जो सोशलिज्म था, उसके अकॉर्डिंग वितरण का एक नियम बनाया गया है। वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपने कार्य के अनुसार, ध्यान देना, देखो हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, तो यहाँ पर देखो क्षमता आ रही है, क्षमता के अनुसार, तो क्षमता का मतलब यहाँ हो रहा है एबिलिटी, ठीक है। हर एक को अपने कार्य के अनुसार, तो कार्य का मतलब होता है वर्क, ठीक है, आप दिमाग लगाना। यहाँ पर एबिलिटी आ रही है, यहाँ पर वर्क आ रहा है, कार्य आ रहा है, ठीक है। ये तो समाजवाद की बात हो गई। अंग्रेजी में देखिए कि फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। साम्यवाद, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो साम्यवाद की जो अवस्था है कि उसमें क्या होगा, वितरण कैसे होगा, वो देखिए कम्युनिज्म की अवस्था, कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यहाँ पर क्षमता आई है और यहाँ पर आवश्यकता आई है, बाकी वाक्य दोनों सेम है, देखिए सब सेम है। यहाँ पर क्षमता है और यहाँ पर भी क्षमता है, ठीक है। यहाँ कार्य है लेकिन यहाँ आवश्यकता है, ठीक है। अंग्रेजी देखिए, फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ये वाक्य और ये वाक्य बिल्कुल सेम है यहाँ तक। टू इच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यहाँ पर ये जो नीड है ये अलग है। यहाँ पर एक क्षमता है, अंग्रेजी में एबिलिटी कहेंगे, यहाँ कार्य है, अंग्रेजी में वर्क कहेंगे, यहाँ पर कार्य नहीं, यहाँ आवश्यकता, इसको नीड कहेंगे। तो जहाँ पर अब देखिए, आपको मैं समझाना चाहूँ कि जी ऐसी पंक्ति के अंदर आपके सामने केवल क्षमता और कार्य आए, तो वो अवस्था, वो पंक्ति, वो नियम आप पूछा जाएगा साम्यवाद अवस्था में, साम्यवाद अवस्था में। लेकिन जिस पंक्ति के अंदर क्षमता के साथ आवश्यकता आएगी, तो आप भूलना मत, ये यहाँ से देख लेना, आवश्यकता यानी नीड अंग्रेजी में, तो क्षमता व आवश्यकता आएगी, तो वो अवस्था कौन सी रहेगी, साम्यवादी, कम्युनिज्म वाली अवस्था रहेगी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये इन दोनों कथनों में, ये दोनों नियमों के अंदर ये अंतर है मुख्य रूप से। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि मार्क्स का दार्शनिक आधार क्या, तो दार्शनिक आधार क्या है, भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म। यहाँ भौतिकवाद का, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है कि इस संसार के अंदर लोग क्या है कि धन के लिए, पदार्थ के लिए, यहाँ पदार्थ का मुख्य अर्थ धन से है, पूंजी से है, और इस पूंजी के लिए लोग क्या है, लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है ना, इसी के कारण यहाँ पर पूंजीपति वर्ग के विरोध में सर्वहारा वर्ग क्रांति करेंगे, क्योंकि उनको पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो क्रांति करने के लिए बात करता है मार्क्स। तो भौतिकवाद का, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ में भी कौन सा पदार्थ, धन, पूंजी, इस चीज़ को वह ज़्यादा वो बल देता है, तो इसका दार्शनिक आधार भौतिकवाद है। और कार्ल मार्क्स के अंदर जो सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है वो दंडात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, जो आपको पहले मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो ये वीडियो। तो ये होता है समाजवाद और साम्यवाद, दोनों नियमों को आप बारीकी से ध्यान से पढ़े। अब बात करेंगे कि नव मार्क्सवादी कौन है, यानी कि जो कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी अवस्था है, तो साम्यवादी अवस्था के अकॉर्डिंग समकालीन परिस्थितियों में समाजवाद को सुधारना चाहते हैं, वो क्या है, नव मार्क्सवादी है।
हालांकि साम्यवादी अवस्था आई नहीं, कार्ल मार्क्स ने जो कल्पना की थी, यूटोपिया किया था, वो आई नहीं। तो उस समय समकालीन परिस्थितियों के अंदर साम्यवादी अवस्था कैसे आए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि नव मार्क्सवाद क्या चाहते थे। नव मार्क्स चाहते थे कि इस पूंजीपति जो वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, अर्थात प्रभुत्व वर्ग कौन है, पूंजीपति वर्ग, और पराधीनता वाला वर्ग कौन है, कामगार है, ये न रहे। समाज के अंदर पूंजीपति और कामगार वर्ग न रहे, अर्थात प्रभुत्व पराधीनता वाला न रहे। ऐसी अवस्था के बारे में तो साम्यवादी अवस्था में कार्ल मार्क्स कह रहा था, और यही नव मार्क्सवादी भी यही कहते हैं कि किसी प्रकार का प्रभुत्व न रहे, मनुष्य मानव बिल्कुल स्वतंत्र रहे, बिल्कुल मुक्त रहे, अर्थात ह्यूमन इमेंसिपेशन रहे बिल्कुल, यानी कि जो काम कर रहा है वो उसका स्वयं का रहे, जिसमें प्रभुत्व और कामगार वाली जो स्थिति है वो न रहे। तो ये वाली जो है वो नव मार्क्सवादी स्थिति थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नव मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की साम्यवादी अवस्था को मूर्त रूप देना चाहते थे। देखिए, अब नव मार्क्सवाद कौन कौन है उसके लिए आप एक सूत्र बना लीजिए, थोड़ा छोटा सा हिंट दिमाग के लिए याद करने के लिए कि एहा आए सामा युग है, एहा आए सामा युग है। तो इस ए से हम याद रखेंगे थियोडोर एडोर्ना, ठीक है, थियोडोर एडोर्ना, ठीक है, ये ए थियोडोर एडोर्ना। हा से याद रखेंगे मैक्स हारकाइमर, मैक्स हारकाइमर, मैक्स हारकाइमर, ठीक है। और फिर लुई ओल्थुजर, तो ये है ओ से ओल्थुजर याद रखना, लुई ओल्थुजर। मैं आपको बता दूं कि जो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है, रूसो, कौन है, रूसो। तो रूसो के साथ यदि हम लुई ओल्थुजर को जोड़ दे, लुई ओल्थुजर, लुई ओल्थुजर को जोड़ दे तो ये गलत बात नहीं है, क्योंकि लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो के साथ साथ लुई ओल्थुजर को भी माना जाता है। तो ये दोनों लोकप्रिय संप्रभुता के जनक हैं, और ये नव मार्क्सवाद भी है। तो यहाँ साका मतलब याद रखना फ्रॉम, यानी एरिक फ्रॉम, ठीक है, ये ए, सॉरी पहले ए लेते हैं, एरिक फ्रॉम, ए से एरिक फ्रॉम लेना, और फिर इस साल से अर्थ लेना आप जापाल सार्त्रे, जापाल सार्त्रे, और फिर इस माँ से लेना अर्थ लेना आप हर्बर्ट मोरक्यूज, क्या लोगे, हर्बर्ट मोरक्यूज, और फिर युग से लेना आप क्या लोगे, युगेन, युगेन हेबरमास, और है का मतलब ये दोनों को एक ही अर्थ लेना, युग का मतलब युगेन हेबरमास। तो ये है नव मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक। नमस्कार साथियों, वीडियो कैसा लगे जरूर लाइक से सब्सक्राइब किया करो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो। और जितने आयाम मैं आपको बता दूंगा, आपकी बार फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की फर्स्ट ग्रेड पेपर खोपड़ी के अंदर छेद करके आना आपकी बार, ठीक है साथियों, धन्यवाद।